हाय दोस्तों, मैं हूँ राम कश्यप। देखते हैं एडिटोरियल अलग अलग अखबार के। ये यूपीएससी ओरिएंटेड एडिटोरियल एंड समरीज बेस्ड ऑन द हिंदू एंड अदर न्यूज़पेपर आज वाला ये है। ठीक है, तो डिप्टी स्पीकर का पोस्ट क्या ऑप्शनल है या मतलब कि सिंबॉलिक है, ये देखते हैं। तो जैसा कि आपको पता हो कि 17वीं और 18वीं जो लोकसभा है, इसमें डिप्टी स्पीकर का पोस्ट जो है वैकेंट है। जबकि मेंशन्ड है आर्टिकल 93 में, क्या मेंशन है कि क्लियरली स्टेट करता है दैट द हाउस ऑफ पीपल शैल एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है, चूज 2 मेंबर। एक मेंबर क्या होगा? एक मेंबर होगा स्पीकर आपका, और दूसरा क्या होगा? डिप्टी स्पीकर। ठीक है, ये अब डिप्टी स्पीकर क्या है, बहुत सारा जगह पे जैसे कि आप देखेंगे तो ब्रिटिश रूल में भी सच्चिदानंद सिन्हा को 1921 में डिप्टी स्पीकर बनाया गया था। ठीक है, सच्चिदानंद प्रसाद सिन्हा 1921 में। हालांकि उतना इनको पावर नहीं रहता है, और जब संविधान सभा का जब गठन हुआ था तो उस समय भी जीवी मावलंकर जब बीमार पड़े और उनका डेथ हो गया एकाएक, तो उनको बनाया गया था एमए, क्या नाम था? अयनागर, अयंगर। तो इनको बनाया गया था डिप्टी स्पीकर, समझ रहे हैं? तो डिप्टी स्पीकर का इसीलिए क्यों जरूरत है? जरूरत इसीलिए है ताकि आपको ये गैप नहीं हो, कंटिन्यूटी बना रहे। ठीक है, लॉन्ग स्टैंडिंग कन्वेंशन है, जनरली पहले था यही, हालांकि कोई मैंडेटरी नहीं है, लेकिन कन्वेंशन ये है कि अपोजिशन से ये चुना जाता था। ठीक है, किससे? अपोजिशन से, अपोजिशन पार्टी से ये होते थे। ठीक है, तो ये हो गया, और 17वीं और 18वीं लोकसभा में अभी तक इसका सीट खाली है। तो इसीलिए कह रहा है कि क्या क्या इसमें कर सकते हैं, क्योंकि अभी देखिए कि फायदेमंद तो है डिप्टी स्पीकर का होना। तो इससे क्या होगा? तो इससे ये होगा कि कुछ कुछ वे फॉरवर्ड हम कर सकते हैं ताकि आ, इसको कंटिन्यू किया जाए। जैसे कि 60 दिन के भीतर जैसे ही लोकसभा का, नया लोकसभा का निर्माण होता है, तो 60 दिन के भीतर क्या करें, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों को चुन लिया जाए। ठीक है, और तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि डिप्टी स्पीकर और स्पीकर ऑप्शनल नहीं है। दूसरा आर्टिकल क्या है? इंडियाज अर्बन एसडीजी 11 चैलेंज। क्या है ये एसडीजी 11 चैलेंज? तो अर्बनाइजेशन का चैलेंज क्या है, देखिए तो हीट वेव्स, जैसे देखे थे कि हीट आइलैंड देखे थे ना, अर्बन हीट आइलैंड, UHI, परसों के आर्टिकल में देखे थे। तो ये कॉन्जेशन इनइक्वालिटी देखने को मिलता है अर्बनाइजेशन में। इनइक्वालिटी कैसे? किसी का इनकम बहुत ज्यादा होगा, किसी का इनकम नहीं के बराबर होता है। वो देखे करेंट इंडिसेस जो है वो फेल टू क्या कैप्चर सिटी स्पेसिफिक डिस्पैरिटीज। इसको न्यू इंडिसेस एक्सेस इंक्लूसिविटी, सेफ्टी और रिलायंस, रिजिलियंस। ठीक है, सजेस्ट रियल टाइम डेटा, यूएलबी लेवल, और लिंकेज अर्बन गवर्नेंस, एसडीजी 11 एंड स्मार्ट सिटीज, ये सब का जरूरत है। तो इसको कैसे देखेंगे, जरा देखिए तो देखिए अर्बनाइजेशन व्हाइल ब्रिंगिंग अबाउट ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी, इसको जरा सा हम अगर लिखने का कोशिश करें तो कैसे कर सकते हैं, देखते हैं जरा सा इसको हम कैसे कर सकते हैं। अगर हमको लिखना है तो थोड़ा सा हम कैसे इसमें लिख सकते हैं अर्बनाइजेशन से रिलेटेड, देखिए इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या, तो अर्बनाइजेशन अर्बनाइजेशन while क्या bringing about growth and opportunity, bringing about
ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी, ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी, ठीक है। ऑल्सो पेव द वे, ऑल्सो पेव द वे फॉर क्या, increased pollution, increased pollution, ठीक है, congestion, और क्या, and environmental impact, environmental impact, which often hit the unprivileged hardest, जो गरीब को सबसे ज्यादा हिट करता है, तो ये दिखा सकते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि डू इंडिसेस कैप्चर रियली, क्या रियलिटी को कैप्चर करता है इंडिसेस, एसडीजी 11 का जो इंडिकेटर है, तो इस तरह से वो कोई इफेक्टिव नहीं है पूरी तरह से, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, तो अब एसडीजी 11 क्या है, जरा देख लें। एसडीजी 11 टोटल, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हमेशा देखते रहिए, तो गोल नंबर 11 जो है वो किस तरह से, क्या है गोल नंबर 11, देखिए तो क्लाइमेट, ये आपका सस्टेनेबल सिटीजन कम्युनिटीज, ये गोल नंबर 11 है, ठीक है। तो इस तरह से, तो पहला क्या है, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, उसके बाद फिर जेंडर इक्वालिटी पे बात करता है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, 7 अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, उसके बाद 8 डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, रिड्यूस इनइक्वालिटी 10वां, 11वां सस्टेनेबल सिटी एंड कम्युनिटीज, और 12वां जो है वो क्या है आपका रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, और रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन से मतलब कि अगर गरीब है तो उसके लिए क्या है, उस तरह की वस्तु का निर्माण हो ताकि वेलफेयर मैक्सिमम हो कंज्यूमर को देखते हुए, ठीक है। और सस्टेनेबल सिटीज तो देख ही लिए, 13 क्लाइमेट एक्शन है, 14 लाइफ बिलो वाटर है, 15 लाइफ ऑन लैंड है, और 16 जो है पीस एंड जस्टिस, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, जैसे यूएनओ वगैरह का थोड़ा सा रिलेवेंस कम हो गया है, वो युद्ध को रोकवाने में हेल्प नहीं कर पा रहा है। और 17वां जो उसको मजबूत करना, 17वां क्या है, पार्टनरशिप फॉर द गोल, जो जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, एक्शन का कोई प्लान है, अर्थ समिट है, सब मिल करके इसको करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। तीसरा आर्टिकल क्या है, द पापल कनक्लेव, वो जो पोप वहां का डेथ हुआ है, तो अब वो लोग फिर क्या करते हैं कि चूज करते हैं, क्रिश्चियनिटी जो है वो चूज करती है, अब उसमें से अलग अलग तरीका से, थोड़ा सा पॉलिटिकल भी आपका उसमें इन्वॉल्व रहता है, और बाकी स्पिरिचुअल तो है ही। तो क्या है, कनक्लेव गवर्न बाय क्या, यूनिवर्सिटी डोमिनियन गेरिस ग्रेगिस, ये अलग ही मतलब फ्रांस का है। वोटिंग स्प्लिट क्या, रिफॉर्मिस्ट वर्सेस कंजर्वेटिव, ग्लोबल साउथ लॉ, अब मेजर नाउ मेजर ब्लॉक है, की इश्यू एलजीबीटीक्यू, और साइनोडालिटी, अब्यूज रिफॉर्म, ये सब। लिंकेज क्या है, तो कोई भी पोप को चुनते हैं तो रिलीजियस तो है ही, उसके साथ साथ जियो पॉलिटिक्स भी चलता है, ठीक है, और चर्च में रिफॉर्म लाने का भी ये सब बातें होती है। तो ये देख लिए। रिस्क सोसाइटी एंड जेंडर, अगला आर्टिकल जो है वो क्या है, छोटा छोटा इसीलिए चल रहे हैं, अगला आर्टिकल क्या है, रिस्क सोसाइटी एंड ये, तो क्या है कि न्यूक्लियर फैमिली है, क्लाइमेट का भी असर उस पर पड़ता है, वुमेन डिस्प्रोपोर्शनली इम्पेक्टेड होती है, खास करके गर्मियों के सीजन में उन्हें पानी भी लाना है, ठीक है, घर का काम भी करना है। अब वीमेन क्या है, वो अनपेड वर्कर है, अनपेड
पेड वर्कर, खास करके हाउस होल्ड, ठीक है, उनको तो पेमेंट मिलता नहीं है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में हाउस होल्ड महिलाएं भाग नहीं लेती है, जैसे वाटर कलेक्शन, इंडोर अंदर में खाना बनाती है तो उसके कारण से पोल्यूशन, एनीमिया जैसे बीमारी को सामना करना पड़ता है। उसके बाद फिर क्या है, डिजास्टर, सोशियोलॉजिकली, जेंडर रोल, एनवायरनमेंट, ये सब ये है। तो ये देख लिए, कोई उतना इम्पोर्टेंट आर्टिकल नहीं है, ठीक है। ट्रम्प वाला है कि ट्रम्प एंड यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, हल्ला चल रहा है ये कि क्या ट्रम्प तीसरा बार जो है वो प्रेसिडेंट बनेंगे। तो जी नहीं, तीसरा बार नहीं बनेंगे, फिर भी एक हाइपोथेटिकल आर्टिकल है। वो आर्टिकल क्या कहता है जरा सा ये देखिए। 22वां संविधान संशोधन 22nd अमेंडमेंट वार करता है थर्ड टर्म प्रेसिडेंसी, कोई भी कैंडिडेट का 2 ही बार बन सकता है, और ये कब आया था, 1951 में ये हुआ था, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ये 22nd अमेंडमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन, नो पर्सन शैल बी इलेक्टेड टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट मोर देन ट्वाइस, 2 बार से अधिक नहीं बन सकती है। ट्रम्प एक्सप्लोरिंग वर्सेस वीपी, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर, लूफॉल, यहाँ पे क्या है आपका और एक जो बने हैं वो कौन थे, रूजवेल्ट थे, 4 बार बने हैं, 4 बार जो बने उनका नाम क्या है, रूजवेल्ट। कब से कब तक, 4 टाइम्स, कब से कब तक, 1933 से 45, उसके बाद तो फिर कोई बना नहीं, चूंकि 51 में फिर तो 22nd अमेंडमेंट आ गया ये। तो राइज कंसर्न अबाउट पॉपुलिज्म इन कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, तो इस तरह से कि कोई अगर पॉपुलर हो गया लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के कारण से ये यहाँ पे दोबारा तिबारा नहीं बन सकता है। और उसमें लिखा हुआ है 12 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब यूनाइटेड स्टेट्स में आया, 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सीए, तो उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि क्या, which declares that no person constitutionally ineligible to office of president shall be eligible to vice president of the United States। कोई भी अगर प्रेसिडेंट के लिए एलिजिबल नहीं है तो वीपी के लिए भी एलिजिबल नहीं होगा, यानी डोनाल्ड ट्रम्प वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं बन सकते हैं दोबारा बनने के बाद, ठीक है। 24/4/28, यानी 28 में वो नहीं बन सकते हैं दोबारा, किसी भी, कोई भी तिगड़म कर लें, ठीक। एक है पॉवर्टी रिडक्शन पे, अभी पॉवर्टी रिडक्शन इस स्लाइड में नहीं जोड़े हैं। पॉवर्टी रिडक्शन का मतलब एक आउटकम्स निकल के आया है कि नो सो पुअर, नो सो पुअर, बट क्या है, नियरली पुअर, मतलब समझ रहे हैं। एक्सट्रीम पॉवर्टी जो है वो भारत में घटा है, लेकिन अब क्या है, नियरली पुअर हो गया है, मतलब थोड़ा सा ज्यादा इनकम बढ़ा है लेकिन वो अभी भी वो पुअर है। मान लीजिए कि 32 रुपया आप कह दिए कि पॉवर्टी है, एक दिन कंजम्पशन नहीं किया, कहने का मतलब, तो ठीक है, 34 या 35 हो गया उसका इनकम या एक्सपेंडिचर हो गया, फिर भी वो क्या है, पुअर तो नहीं है बट नियरली पुअर है। तो ये आर्टिकल था। उसके बाद एक आर्टिकल क्या है, एडिटोरियल का क्या है आपका, द WHO पेंडेमिक ट्रीटी, ये एक पेंडेमिक ट्रीटी हुआ WHO का, ठीक है। और इसमें क्या निकल करके आ रहा है देखिए तो, हाँ, ये कब हुआ था, 16 अप्रैल को ये ट्रीटी हुआ, ये 16 अप्रैल, ठीक है, 2025। इससे क्या निकल, क्यों ये किया गया, ये इसीलिए किया गया कि कोविड-19 जैसा सिचुएशन आने पे दुनिया क्या कर सके कि वैसी हॉरिफिक सिचुएशन से बच सके। तो वही है, एम्स टू करेक्ट कोविड-19 एरा इनइक्वालिटीज, की गैप, जैसे वैक्सीन एक्सेस, पैथोजन शेयरिंग, ये सब, ताकि जल्दी से रिकवर हो सके अनफोर्सीन सरकमस्टांसेस के लिए। रिच नेशन क्या है, रेसिस्टेड बाइंडिंग क्लाउजेज, ठीक है। तो रिच नेशन नहीं चाहती कि हम शेयर कर दें अपने
जो मेथोडोलॉजी है जिससे वो निकाली है, रिसर्च की है। ग्लोबल हेल्थ गवर्नेंस वन हेल्थ, पूरे दुनिया के लिए एक हेल्थ गवर्नेंस होने का बात यहाँ पे ये करता है। इंडिया एंड फाउंडेशनल एआई, कर रहा है कि डिबेट क्या है, शुड इंडिया बिल्ड इट्स ओन चैट जीपीटी लाइक मॉडल, क्या भारत के पास अपना चैट जीपीटी मॉडल होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, हम तो कहेंगे यस, क्योंकि डेटा का प्रोसेस बाहर हो उससे बढ़िया कहाँ हो, इंडिया में हो। कभी भी क्लोज कर सकता है बाहरी जो कंपनी है, जैसे कारगिल वार में हुआ था, लेकिन अपना रहेगा तो क्या होगा, हम अच्छे ढंग से डेवलप कर सकेंगे। अपना होगा तो हमारे लैंग्वेज को प्रेफरेंस देगा, ठीक है, लैंग्वेज को क्या करेगा, प्रेफरेंस देगा। जैसे कुंभ में कुंभसाह था एआई, ठीक है, तो इस तरह से हो सकता है। रिकमेंडेशन फोकस ऑन एप्लीकेशन नोट इंफ्रास्ट्रक्चर, एप्लीकेशन पे फोकस करने का जरूरत है। और क्या है, प्रोजेक्ट वाणी भाषा से रिलेटेड है, और इंडिक एआई यूज, ये सब जो है हम अभी उस पर आगे बढ़ रहे हैं। और एआई पॉलिसी लाएंगे, ठीक है, इनोवेशन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, ताकि हमारा हो सके। अभी बाहरी कंपनी पे हम निर्भर कर रहे हैं। ऑर्डर वर्सेस जजमेंट इन लॉ, अब क्रिटिक्स ऑफ एनसीएलटी और रिटन प्रोसीजरल ऑर्डर, ऑर्डर शुड बी क्या, ब्रीफ जजमेंट नीड रीजनिंग, सजेशन यूज क्या, टेम्पलेट फॉर क्लियरिटी। उसके बाद जुडिशियल रिफॉर्म, लीगल प्रोसेस इफिशियंसी, ये सब होने का जरूरत है। एक क्विक इनपुट फ्रॉम सिटीजन कुड इम्प्रूव पब्लिक पॉलिसी रिस्पॉन्स, अगला आर्टिकल बहुत बढ़िया है, रैपिड सिटीजन डेटा फॉर गवर्नेंस। देखिए, जब आप स्टेटिक डेटा पे निर्भर होते हैं तो क्या होता है, आप सही ढंग से, जैसे ठीक है, एक तो चीज है कि आपका पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो है, तो उससे तो चलिए कि कुछ तो निकल करके आता है, लेकिन अगर आप नहीं करेंगे, जैसे ना ट्रेडिशनल सर्वे, जैसे कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, पीएलएफएस जो है, वो कुछ तो निकल करके आता है कि हमारा सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है, कितने प्रतिशत जो है लेबर किस सेक्टर में है, ये सब थोड़ा उससे पता चलता है, ठीक है। लेकिन कह रहा है कि व्हाट परसिस्ट गैप, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड डायनेमिक सिचुएशन इन नीड ऑफ इमीडिएट पॉलिसी रिस्पॉन्स। लेकिन तुरंत अगर हमको पॉलिसी देखना है कि कौन सा पॉलिसी बनाए ताकि उसका रिस्पॉन्स तुरंत हो, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट हमको देखना पड़ेगा, इसीलिए डायनेमिक सर्वे का जरूरत है। डायनेमिक सर्वे का हमें जरूरत है, ठीक है। ट्रेडिशनल सर्वे शो क्या, डायनेमिक इश्यू, मान लीजिए ठीक है 5 साल बाद हो रहा है, उसके बीच में अगर कुछ चेंजेस हो रहा है तो उसको मिटिगेट कैसे करेंगे, उसका सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे, तो ये सब प्रॉब्लम होता है पुराने वाले से, ठीक है। तो इन सिचुएशन दैट रिक्वायर एन इमीडिएट पॉलिसी रिस्पॉन्स लाइक हीट वेव्स आया, तब हम क्या करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा ऑफन फॉल शॉर्ट, while the meteorological department can track temperature spike and टेम्परेचर का बढ़ना, हेल्थ डिपार्टमेंट जो है रिपोर्ट एडमिशन हॉस्पिटल के एडमिशन में ये सब कर सकता है। तो इसलिए ट्रेडिशनल डेटा पे तो रहना है निर्भर, लेकिन हमें कोशिश करना है कि डायनेमिक डेटा भी जो है उसका हम माइनिंग कर सकें, ताकि जल्दी से हम अपने जनता को मदद कर सकें। रैपिड फोन सर्वे यूजफुल इन हीट वेव माइग्रेशन, कैसे करते हैं वहां पे, कहते हैं ना कि आज टेम्परेचर जो है 50 डिग्री रहेगा, या ऑरेंज लेवल होगा, या रेड लेवल पे पहुंच रहा है, पोल्यूशन ज्यादा होगा, सीवियर होगा, इस तरह से, तो हम इसको ये कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर क्या, एम्फेसाइजेस ट्रायंगुलेशन, प्राइवेसी, सैम्पलिंग, ये सब पे हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम ये repeat survey can help population that are often missed by traditional sampling method। कुछ लोग जो मिस कर जाते हैं ट्रेडिशनल सैम्पलिंग से, जैसे कि किस गाड़ी से कहाँ से जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं अपने ऑफिस, या और मतलब कि ठेला से जा रहे हैं, ऑटो से जा रहे हैं, तो ये सब डेटा को हम उसी में जा करके कर सकते हैं। जेंडर जस्टिस एंड इंडियन जुडिशियरी, अभी तो
हाई कोर्ट का जो जजमेंट है ये जेंडर जस्टिस का बात क्यों कर रहा है? हमको जुडिशियरी में भी दिखता है कि इनइक्वालिटी है। कैसे? तो जजेस का संख्या देखिए, विमेन जज का संख्या नहीं के बराबर। ठीक है, जजमेंट जो आ रहा है वो महिलाओं के अगेंस्ट में है, जैसे कि हाई कोर्ट जजमेंट रिवेल पैट्रियार्कल बायसनेस, इंटरफेथ मैरिज, ये सब। इंटरफेथ मैरिज क्या मतलब? दो कम्युनिटी के बीच में, दो धर्म को मानने वाले लोग ये किया, शादी किया। ठीक है, तो वो मांग रहा था कि ये आपको सुरक्षा दीजिए, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट क्या किया? मना कर दिया कि नहीं, सुरक्षा नहीं दिया जा सकता। तो मतलब इंटरफेथ मैरिज के प्रति वायस है वो। कॉल फॉर जेंडर सेंसिटाइजेशन, मैरिटल रेप क्रिमिनलाइजेशन, ये सब का जरूरत है, जेंडर सेंसिटाइजेशन उसमें भी। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है? कोर्ट अपहोल्ड वुमेन ऑटोनॉमी, कोर्ट को वुमेन ऑटोनॉमी को अपहोल्ड करना चाहिए। लिंकेजेस जेंडर जस्टिस, लीगल रिफॉर्म, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, ये सबको देखना चाहिए जुडिशियरी में। अगर आप नहीं देखेंगे तो फिर कैसे इक्वालिटी का बात कर रहे हैं? आप इक्वालिटी का बात नहीं कर सकते हैं अगर आप नहीं देखेंगे तो। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे? एन ऑर्डर जजमेंट कह रहा है कि ऑल अबाउट हेल्थ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एंड अदर इंस्ट्रक्टिव, नॉट सो मच फॉर इट्स आउटकम। तो आपका ये हो गया। उसके बाद फिर हाँ, जस्टिस में कह रहा है कि इलाहाबाद कोर्ट डिनाइड पुलिस प्रोटेक्शन तो क्या? कंसेंटिंग इंटरफेथ कपल दैट हैज मैरिड अगेंस्ट फैमिली विशेस, अपने परिवार के इच्छा के विरुद्ध जाकर के दूसरे फेथ में शादी कर लिया, लेकिन कोर्ट जो उसको नहीं दी प्रोटेक्शन। उसके बाद फिर क्या है? फैमिली हेल्थ सर्वे 5, NHFS 5 क्या बोलता है? NHFS 5 क्या बोलता है? 5 बोलता है कि नियरली 1/3 इवर मैरिड वुमेन, मतलब 3 में से एक महिला, 1/3, 3 में से एक महिला क्या है? जो कि 18 से 49 वर्ष के बीच की है, वो क्या होता है? एक्सपीरियंस करती है स्पाउसल वायलेंस, पारिवारिक वायलेंस को फील करती है, उसके साथ होता है। क्या है? स्पाउसल वायलेंस। ठीक है, और बिहार में ये 2 हो जाता है, 1/2। मतलब आप समझ लीजिए महिलाओं की स्थिति बिहार में क्या है? क्लोजर टू 2। मेनी गो अनप्रोटेक्टेड, वरीड अंडर फियर, डर के मारे जो है महिला बोलती ही नहीं कुछ है। और क्या है? स्टिग्मा एंड परसेप्शन बन गया है कि सिस्टम इज नॉट विल टू प्रोटेक्ट बट साइलेंस वुमेन। ऐसा माना जाता है कि जो सिस्टम है वो वुमेन को प्रोटेक्शन देने के लिए नहीं, बल्कि क्या है? चुप कराने के लिए बनी है समाज में। जेंडर वायलेंस जो है कैन बी इमोशनल, साइकोलॉजिकल और इकोनॉमिक। इट इंक्लूड डिनायल ऑफ मोबिलिटी, महिलाओं को आने जाने नहीं दिया जाना, जैसे कहते हैं ना कि ससुराल जाएंगे, नैहर जाएंगे, मायके जाएंगे, तो उसको नहीं जाने देना। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का डिनायल होना, ठीक है, उसको पैसा नहीं मिलना। एजुकेशनल एंड हेल्थ केयर, तो ये सब चीज से आप डिनाई कर देंगे, उसको भी वायलेंस की गिनती में गिनेंगे। और NHFS जो है ना, NHFS 5 ये भी कहता है, क्या कहता है? फाउंड दैट 37% जो विमेन है और 34% जो मेल है, ठीक है, वो बिलीव करता है हस्बैंड इज जस्टिफाइज इन हिटिंग हिज वाइफ अंडर सर्टेन कंडीशन। मतलब पुरुषों को ये अधिकार है कि वो अपने पत्नी को जो है हिट कर सकता है, पीट सकता है। देखिए क्या सिचुएशन है। तो ये है। उसके बाद फिर कैंपेन, डिजिटल कैंपेन चला है, देश बढ़ेगा जब मर्द बदलेगा। क्या है? देश बढ़ेगा, बदलेगा, बदलेगा जब मर्द क्या बदलेगा? मर्द बदलेगा।
तो ये कैसे होगा? बेटर मैन फॉर बेटर कंट्री। ये व्हेन कोर्ट वैलिडेट मोरल पुलिसिंग, पुलिसिंग के बारे में, जब मोरल पुलिसिंग के बारे में बात करती है कि पुलिस बिहेव अच्छा से करे, मोरल पुलिसिंग, ठीक है। और क्या है इस तरह से सिचुएशन जब मोरल पुलिसिंग का बात करता है? क्वेश्चन द क्या लिजिटिमेसी ऑफ एडल्ट कंसेंट और रिड्यूस वायलेंस टू टेक्निकलिटीज। बुजुर्ग के साथ जो है, जो ओल्ड एज पीपल है उनके साथ वायलेंस नहीं हो, अगर इसका बात करता है तो women are not equal citizen and their right can be negotiated or denied। महिलाओं की बात नहीं करके हम कह सकते हैं कि विमेन को इक्वल सिटीजन नहीं मानता है। इट हैज टेक नॉट जस्ट जस्टिस बट क्या ब्रॉडर प्रोमिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इक्वालिटी। इंडियाज लीगल सिस्टम मस्ट राइज एबव सोशल प्रेजुडिस। इट मस्ट नॉट ओनली प्रोटेक्ट survivor of violence but also upheld dignity, rights and autonomy of all women। ठीक है, तो ये होना चाहिए। बहुत अच्छा सेंटेंस है यहाँ पे, इसको जरा सा देखते हैं क्या है। अगर हम इसको देखें तो क्या है, इट मस्ट नॉट ओनली, अगर आप न्याय देते हैं, सजा किसी को दे देते हैं, अगर अन्याय किया है विमेन के प्रति, तो एक सेंटेंस इसको लिखिए, इट मस्ट नॉट क्या ओनली प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट क्या सेवियर सर्वाइवर, सर्वाइवर्स ऑफ वायलेंस, वायलेंस बट क्या ऑल्सो अपहोल्ड, ऑल्सो अपहोल्ड क्या डिग्निटी, डिग्निटी, राइट्स एंड ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी ऑफ ऑल विमेन। समझ रहे हैं? मतलब केवल न्याय आप इस तरह से करते हैं तो ये नहीं होना है, बल्कि उसके साथ साथ जो है, जो सर्वाइवर ऑफ वायलेंस है यानी महिला जो है, उसके साथ उनका डिग्निटी, उनका जो अधिकार है, जो उनका पहचान है और उनका जो ऑटोनॉमी है, ये सब उनको मिलना चाहिए, तब जाकर के न्याय होगा। ऐसे न्याय की परिकल्पना हम नहीं कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, छोटा सा आर्टिकल था, और जैसे दूसरा आर्टिकल आएगा इसको हम लोग देखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।